आज हम भारत के उस सफर की गहराई में उतरेंगे जिसने उसके आज के स्वरूप को तय किया। यानी उसके संवैधानिक विकास की कहानी। किसी भी देश का संविधान सिर्फ कानून की एक किताब नहीं होती। ये तो आप कह सकते हैं उस देश की आत्मा होती है, उसके आदर्शों का आईना। और मुझे हमेशा ये बात थोड़ी हैरान करती है कि एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ मसाले और कपड़ा खरीदने आई थी, वो 200 साल के अंदर अंदर दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक पर राज कैसे करने लगी। हाँ। और फिर उस राज से आज़ादी और अपने संविधान तक पहुंचने का रास्ता वो कितना लंबा और घुमावदार रहा होगा। और हमें जो स्रोत है वो हमें 1600 से लेके 1947 तक की इसी कहानी की परतें खोलने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी शासक बनी और कैसे उसके बनाए कानूनों की नींव पर आज़ाद भारत की संवैधानिक इमारत खड़ी हुई। तो कहानी शुरू होती है साल 1600 में। महारानी एलिजाबेथ एक चार्टर जारी करती हैं। ये चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक प्राइवेट कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार देता है। और लगभग 150 सालों तक तो ये कंपनी मोटे तौर पर व्यापार ही करती रही। लेकिन 18वीं सदी के आते आते यहाँ के हालात बदल रहे थे। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और कंपनी ने इस राजनीतिक शून्यता को भरने का एक सुनहरा मौका देखा। उन्होंने ये भांप लिया कि भारत में असली ताकत सिर्फ व्यापार से नहीं मिलेगी, बल्कि जमीन पर कब्जे और राजनीति से मिलेगी। और यहीं से आप कह सकते हैं शक्ति राजनीति का खेल शुरू हुआ। व्यापार के जहाजों के साथ साथ अब जंग के जहाज भी आने लगे। तो वो एक डिसाइसिव मोमेंट, वो निर्णायक मोड़ कब आया जब ये बिल्कुल साफ हो गया कि कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रही? देखिए, वो मोड़ था 1757 का प्लासी का युद्ध। और प्लासी को सिर्फ एक युद्ध के तौर पर देखना वो एक गलती होगी। ये सैन्य जीत से ज्यादा एक राजनीतिक साजिश थी जिसने ये साबित कर दिया कि कंपनी अपने व्यापारिक हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई में जीत ने तो इस पर मुहर ही लगा दी। अब कंपनी बंगाल, बिहार और ओडिशा से टैक्स वसूलने लगी थी। मतलब कानूनी तौर पर नवाब था, पर असली सरकार तो कंपनी ही चला रही थी। एक प्राइवेट कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा कमाने आई थी, वो अब लाखों लोगों पर शासन कर रही थी। ये तो एक बहुत ही अजीब स्थिति रही होगी। बहुत अजीब। और इसी वजह से कंपनी के शासन में भ्रष्टाचार और लूट वो चरम पर थी। कंपनी के अधिकारी रातों रात अमीर हो रहे थे और आम भारतीयों पर जुल्म बढ़ रहा था। और इसी का नतीजा था 1857 का महासंग्राम। इस विद्रोह ने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब चीजें पहले जैसी नहीं चल सकती। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश हुकूमत को वाकई में हिला दिया। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने इसका समाधान एक नए कानून में क्यों ढूंढा? क्या उन्हें लगा कि समस्या सिर्फ कंपनी के प्रशासन में थी, न कि खुद ब्रिटिश राज के विचार में? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब हमें उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन के विचारों में मिलता है। उन्होंने संसद में 3 बड़ी वजहें बताईं। पहली, कंपनी की दोहरी शासन व्यवस्था, जिसे उन्होंने असुविधाजनक, फूहड़ और जटिल कहा। मतलब एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन किसके लिए जिम्मेदार है ये साफ ही नहीं था। यानी एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव मेस था, एक जंजाल। बिल्कुल। दूसरी वजह उन्होंने बताई कि इंग्लैंड एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत जैसे विशाल देश का शासन एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में होना ये नैतिक रूप से गलत है। शासन एक ऐसी संस्था के हाथ में होना चाहिए जो ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह हो। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह थी 1857 का संग्राम, जिसने ये साफ कर दिया था कि कंपनी भारत को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है। इसीलिए 1858 में भारतीय शासन अधिनियम लाया गया। और इस अधिनियम ने क्या बड़े बदलाव किए? सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी यानी ताज या क्राउन के अधीन आ गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया, जो अब भारत में महारानी का सीधा प्रतिनिधि था। और लंदन में एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था और भारतीय प्रशासन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था। तो 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे तौर पर भारत की कमान संभाल ली। हाँ। लेकिन 1857 के अनुभव से उन्होंने जरूर कुछ सीखा होगा। हाँ, उन्होंने सबसे बड़ा सबक ये सीखा कि शासक और शासितों के बीच संवाद की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है।
उन्हें लगा कि अगर प्रशासन में भारतीय शामिल होते तो शायद उनकी नाराजगी का अंदाजा पहले ही हो जाता। और इसी सोच के साथ 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। इसने पहली बार भारतीयों को विधायी यानी कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ने की एक छोटी सी शुरुआत की। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव लगता है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया 1892 का अधिनियम। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार बढ़ाया। और इससे भी जरूरी बात यह थी कि सदस्यों को अब बजट पर बहस करने और सरकार से सवाल पूछने का हक मिल गया। ये अधिकार बहुत सीमित थे, लेकिन पहली बार भारतीयों को सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने का एक मंच मिला। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कदम क्या था? सबसे महत्वपूर्ण बात थी निर्वाचक तत्वों का प्रवेश। ये सीधे सीधे चुनाव नहीं थे, प्रक्रिया बहुत घुमावदार थी, लेकिन इसने पहली बार चुनाव के सिद्धांत को भारत में पेश किया। जैसा कि उस वक्त के बड़े नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी माना था कि यहीं से भारत में सही मायनों में प्रतिनिधियात्मक यानी रिप्रेजेंटेटिव शासन की शुरुआत हुई। एक छोटी पर बहुत जरूरी शुरुआत थी। 20वीं सदी की शुरुआत भारत के लिए काफी उथल-पुथल भरी थी। लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन जैसा फैसला, वो तो आग में घी का काम कर रहा था। इस माहौल में ब्रिटिश सरकार पर दबाव जरूर बढ़ा होगा। बिल्कुल, राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ रही थी और जो नरमपंथी नेता थे वो भी ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे थे। इसी दबाव और कुछ सुधारों की मंशा के साथ 1909 में मार्लेमिंटो सुधार लाए गए। इसने विधान परिषदों का आकार और बढ़ाया। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, मतलब वो अब सरकार के जवाबों पर पलटकर सवाल कर सकते थे। सुनने में तो ये अच्छे कदम लग रहे हैं, लेकिन इन सुधारों को लेकर इतना विवाद क्यों है? विवाद की जड़ है इसका सबसे दूरगामी और मैं कहूंगा विनाशकारी पहलू, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ। इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र बना दिए गए, जहां सिर्फ मुस्लिम वोटर ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। और यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की नीति का एक संवैधानिक रूप था। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं था, बल्कि एक सोच का बंटवारा था। ठीक है। इसका असर यह हुआ कि एक भारतीय की राजनीतिक पहचान उसके धर्म से जुड़ गई। अब नेता सिर्फ अपने समुदाय के प्रति जवाबदेह महसूस करने लगे, पूरे देश के प्रति नहीं। हाँ, पूरे देश के प्रति नहीं। यहीं से वो दरार पड़नी शुरू हुई जो 1947 में बंटवारे तक पहुंच गई। इसके ठीक 10 साल बाद 1919 में एक और बड़ा सुधार आया, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। और इसके साथ एक नया शब्द बहुत चर्चा में आया, द्वैध शासन या डायरकी। ये सुनने में काफी जटिल लगता है। आखिर ये था क्या? देखिए, इसे समझने का एक आसान तरीका है। द्वैध शासन का मतलब एक तरह से ये हुआ कि अंग्रेजों ने कहा आप सरकार चलाना सीखिए, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक अपने पास रख लिए। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है समझाने का। हाँ, हुआ ये कि प्रांतीय सरकार के विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, रक्षित यानी रिजर्व्ड और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड। जो असली ताकत वाले विषय थे जैसे वित्त, पुलिस और न्याय, वो रक्षित थे और सीधे गवर्नर के हाथ में थे। इन पर भारतीय मंत्रियों का कोई कंट्रोल नहीं था। दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई जैसे कम महत्वपूर्ण विषय हस्तांतरित थे, जो भारतीय मंत्रियों को दिए गए। ये मंत्री तो विधानसभा के प्रति जवाबदेह थे, लेकिन उनके पास ना पैसा था ना असली ताकत। ये एक तरह का आधा अधूरा अधिकार था। यानी भारतीयों को जिम्मेदारी दी गई पर अधिकार नहीं। जाहिर है इससे असंतोष और बड़ा होगा, और बहुत ज्यादा बड़ा। इसी असंतोष के बीच जब ब्रिटिश सरकार ने 1928 में साइमन कमीशन भारत भेजा तो पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे और विरोध की सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारत के भविष्य का फैसला करने वाले इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये भारतीयों के लिए एक राष्ट्रीय अपमान जैसा था। और इसी अपमान के जवाब में भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकनहेड ने भारतीयों को एक चुनौती दे डाली है ना? हाँ, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर भारतीयों में इतनी ही काबिलियत है तो वे खुद एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो भारत की सभी पार्टियों को मंजूर हो। इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इसी समिति ने मशहूर नेहरू रिपोर्ट पेश की। तो क्या ये भारत का अपना संविधान बनाने की पहली बड़ी और औपचारिक कोशिश थी? बिल्कुल। नेहरू रिपोर्ट को आजाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इसने डोमिनियन स्टेटस, एक संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए संयुक्त चुनाव प्रणाली की वकालत की। लेकिन ये रिपोर्ट कई वजहों से
असफल हो गई। क्या वजह थी? सबसे पहले तो कांग्रेस के अंदर ही मतभेद थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता डोमिनेंट स्टेटस से खुश नहीं थे। वे पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी चाहते थे। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना ने रिपोर्ट को मानने के लिए अपनी 14 शर्तें रख दी, जिनमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग फिर से शामिल थी। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई और भी चौड़ी हो गई। तो भारतीय प्रयास असफल होने के बाद गेंद फिर से अंग्रेजों के पाले में चली गई। और इसके बाद आया 1935 का अधिनियम, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही बड़ा और अहम दस्तावेज था। ये अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत कानून था। इसमें 451 धाराएं थीं। इसकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। इसने प्रांतों से उस आधे अधूरे द्वैध शासन को खत्म कर दिया और एक पूरी तरह से चुनी हुई उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। और 1937 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने कई प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई भी, लेकिन क्या केंद्र में भी ऐसी ही कोई व्यवस्था लागू की गई? नहीं, केंद्र में कहानी थोड़ी अलग थी। वहां एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव था, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल होना था। लेकिन यह संघ कभी बन ही नहीं पाया, क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके उलट केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। और एक और अहम बात, इसी अधिनियम ने पहली बार शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा: संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। ये व्यवस्था आज भी हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा है। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और भारत की राजनीति में एक नया मोड़ आया। कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कुछ और कोशिशें भी हुईं, जैसे 1942 में क्रिप्स मिशन। हाँ, क्रिप्स मिशन युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने और एक संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन यह असफल हो गया। कांग्रेस तत्काल पूरी सत्ता चाहती थी, खासकर सुरक्षा विभाग पर नियंत्रण, जिसके लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे। उनका तर्क था कि युद्ध के बीच में सेना का नियंत्रण भारतीयों को नहीं दे सकते। और इसी मिशन के बारे में गांधी जी की वो बहुत मशहूर टिप्पणी है ना? बिल्कुल, गांधी जी ने इसे अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक कहा था। हाँ, एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। सही। इससे पता चलता है कि भारतीय नेताओं का ब्रिटिश वादों पर से भरोसा अब पूरी तरह उठ चुका था। वहीं मुस्लिम लीग भी नाराज थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान बनाने का कोई स्पष्ट वादा नहीं था। फिर 1945 में वेवल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ। वो भी नाकाम रहा। ऐसा लग रहा था कि कोई समाधान निकल ही नहीं पा रहा। शिमला सम्मेलन एक बहुत ही अहम मोड़ था। वहां यह साफ हो गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता लगभग नामुमकिन है। जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि वाइसराय की परिषद में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे, वे सभी सिर्फ मुस्लिम लीग से ही चुने जाएंगे। कांग्रेस इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा मानने का मतलब होता कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, जो उसके राष्ट्रीय और सेक्युलर चरित्र के बिल्कुल खिलाफ था। बस यहां आकर बात पूरी तरह टूट गई। और फिर अंत में जब सारे रास्ते बंद हो गए तो ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण का फैसला किया और आया 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। हाँ, जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित किया और इसने भारत में 2 सदियों के ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया। इस आखिरी कानून के मुख्य बिंदु क्या थे? इसके 3 मुख्य बिंदु थे। पहला, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र देश या डोमिनियंस बनाए जाएंगे। दूसरा, दोनों देशों की अपनी अपनी संविधान सभाओं को सत्ता सौंप दी जाएगी और वे जैसा चाहें वैसा संविधान बना सकेंगे। और तीसरा, जो 500 से ज्यादा देशी रियासतें थीं, उन पर से ब्रिटिश सर्वोपरिता यानी पैरामाउंसी खत्म कर दी गई। उन्हें ये आज़ादी दी गई कि वो या तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या फिर चाहें तो स्वतंत्र रहें। और इसी के साथ एक बहुत लंबे सफर का अंत हुआ। हाँ, जैसा कि संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का काल आज समाप्त होता है। ये एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जो आज़ादी की खुशी के साथ साथ विभाजन की भयानक त्रासदी भी लेकर आई। तो ये थी भारत के संवैधानिक विकास की कहानी। एक व्यापारी कंपनी के आगमन से लेकर 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के उदय तक। ये सिर्फ कानूनों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि सुधार, टकराव, बातचीत और आखिर में विभाजन की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इस पूरी यात्रा को देखने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, दशकों तक चले इन छोटे बड़े कानूनी और राजनीतिक बदलावों की विरासत क्या है? अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इन ढांचों में से कितना कुछ आज भी हमारे संविधान और हमारी राजनीति में जिंदा है?
और क्या इस लंबे सफर की गूंज आज भी भारत के भविष्य को प्रभावित करती है?